नमस्कार, द नाइल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। चलो आज देखते हैं समास को एक ट्रिक के आधार पर, जो आपको बहुत जल्दी यहीं पे सब पूरा जो समास है वो समास प्रकरण यहीं याद हो जाएगा। देखते हैं समास जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस आस। इन दो शब्दों के योग से समास का निर्माण होता है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि सम मानी पास में, आस मानी बैठना, यानी कि दो शब्दों को पास में लाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसका शाब्दिक दो शब्दों को पास लाना। समास की जो परिभाषा होगी, जिसको डेफिनेशन बोलेंगे, समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। सार्थक मेल होना चाहिए, दोनों जो पद हैं, दो जो शब्द हैं, उनको दोनों के सार्थक यानी कि अर्थ निकलने चाहिए, ऐसे शब्दों को हम समास कहते हैं। परिभाषा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब हम इस समास की जो ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर समास को हम देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी। अब हम समास की जो ट्रिक है वो ट्रिक देखते हैं, किस ट्रिक के आधार पर हम समास के जो भेद हैं उनको हम पहचानेंगे या उनको पढ़ेंगे। अब तक दिगु द्वंद्व, इसकी जो ट्रिक है वो होती है अब तक दिगु द्वंद्व। चलो देखते हैं। अब तक दिगु द्वंद्व, ये इसकी ट्रिक है। अब तक दिगु द्वंद्व। ऐसे अव्ययभाव समास, ये एक नंबर अव्ययभाव समास। दूसरा वैसे जो बनेगा वो बनेगा हमारा बहुव्रीहि समास, दो नंबर। तैसे हमारा बनेगा तत्पुरुष समास, और कैसे बनेगा हमारा कर्मधारय समास। कैसे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 4 नंबर। और अगला है हमारा दिगु और द्वंद्व समास। इनको हम किस प्रकार से हम पहचानेंगे, इनकी जो ट्रिक है अब तक दिगु द्वंद्व में ऐसे अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पहला, इसमें जो नाम से क्या पता लग रहा है, अव्ययी यानी अव्यय। पहला पद इसमें क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय नहीं होते, यानी कि जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी नहीं तोड़े जा सकते हैं। हिंदी में उनको हम उपसर्ग या अव्यय कहते हैं। वो शब्द, यानी कि पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। प्रथम पद अव्यय होगा, वहाँ अव्ययभाव समास होगा। दूसरा है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन उनके लक्षणों के आधार पर लाक्षणिक तीसरा अर्थ निकलता है। यानी कि लक्षणों के आधार पर तीसरा अर्थ, यानी कि लाक्षणिक अर्थ निकाले गए। लाक्षणिक अर्थों के आधार पर बहुव्रीहि समास होगा। और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्तियों का लोप होता है। प्रथम पद इसका भी गौण होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है ये, और द्वितीय पद प्रधान होने के साथ में दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का लोप होता है।
विभक्तियों का लोप होता है। दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का, यानी कि जिसको हम कारक बोलते हैं, लोप होता है। यानी कि जहाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये ने के पे पर होता है, ये जो कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, इनका लोप होता है दोनों पदों के मध्य, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वही प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पदों के मध्य है जो या के समान का लोप होता है। दोनों पदों के मध्य या तो है जो या फिर के समान, इन दोनों शब्दों का, इनका दोनों जो कर्मधारय समास के अंदर जो भी उदाहरण होगा, उन उदाहरणों में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों के मध्य है जो या के समान का लोप होगा। लोप। अगला है हमारे पास में द्विगु समास। और द्विगु समास में आपको पता है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। संख्यावाची कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद संख्यावाची होगा। अगला है हमारे पास में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होंगे, पहला पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। और तो इसमें दोनों पदों के मध्य और या अथवा, और या अथवा का लोप होगा। जिस प्रकार से कर्मधारय समास के अंदर है जो या के समान का लोप होता है, वैसे ही द्वंद्व समास के अंदर और या अथवा का लोप होगा। प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में और या अथवा का लोप होगा, या इसके अंदर हम डैश लगाते हैं, माता और पिता दोनों के मध्य जो डैश होगा या फिर और या अथवा होगा, उसका लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं समास के उदाहरणों के साथ में हम समास को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारी जो ट्रिक थी अब तक द्विगु में, पहला ऐसे अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास में मैंने बताया कि पहला पद क्या होगा? अव्यय। प्रथम पद अव्यय होगा, जिसका व्यय नहीं होगा। पहला पद क्या होगा? इसका अव्यय होगा। यानी कि जैसे हमारे पास में है यथा क्रम, यथा जो है हमारे पास में ये पहला पद है और क्रम द्वितीय पद है। प्रथम पद हमारे पास में यथा है और द्वितीय पद हमारे पास में है क्रम। तो यथा अव्यय है, इसमें यथा और क्रम, पहला पद और द्वितीय पद। यानी कि पहला पद हमारे पास में अव्यय आ रहा है, तो इसलिए यहाँ कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। जैसे इसका जो उदाहरण जो अव्ययभाव समास में ये जो यथाक्रम है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्या होगा इसका? क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण है यथा शक्ति। पहला पद हमारे पास में यथा, और यथा क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। और दूसरा है शक्ति, जो हमारा शब्द है। ऐसे शब्द के साथ में यथा अव्यय जुड़ रहा है, इसलिए यह अव्ययभाव समास है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है। अगला हमारे पास में सादर। स प्लस आदर। स पहला पद है और आदर द्वितीय पद है। पहला पद स यानी कि हमारे पास में अव्यय है। ये इस स को हम क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे। यहाँ देखेंगे स प्लस आदर में आदर के साथ, आदर के साथ, यानी कि जो स शब्द है, स प्लस आदर, यहाँ जो स है हमारे पास में ये अव्यय कहलाता है। और इस अव्यय को, स जो अव्यय होता है उसका अर्थ होता है साथ में, स मानी साथ में होता है। ऐसे ही आजीवन,
यहाँ हमारे पास में जो आ शब्द लगा हुआ है ये भी अव्यय है, जीवन के साथ में लगा हुआ है हमारे पास में आ, इसलिए यहाँ आजीवन, जीवन भर, जीवन भर या जीवन पर्यंत। अब निर्भय, नि प्लस निर प्लस भय, यहाँ हम इसको तोड़ के देखेंगे, निर आदर है प्लस भय, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद यहाँ निर है और निर उपसर्ग होता है, और उपसर्ग ही क्या होता है, अव्यय होता है। निर्भय, तो भय के बिना, भय के बिना, भय के बिना, ये थे हमारे अव्यय भाव समास के उदाहरण। द्वितीय हम देखते हैं बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास में आपको पता है कि दोनों पद इसके गौण होते हैं, न तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। दोनों पदों के मध्य दोनों पद ही गौण होते हैं, साथ में दोनों पदों के आधार पर लाक्षणिक अर्थ होता है, लक्षणों के आधार पर तीसरा अर्थ दिया जाता है, यानी कि तीसरा अर्थ किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर तीसरा अर्थ दिया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें पीतांबर, यहाँ लक्षण हमारे सामने दिखाई देंगे कि पीतांबर पीले हैं, अंबर मानी वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं पीले वस्त्र, विष्णु। पीतांबर यानी पीत मानी होते हैं पीले, अंबर मानी होते हैं वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु, या फिर इसको हम कृष्ण बोलेंगे, दोनों के ही होते हैं। दोनों के शाब्दिक अर्थ के लिए पीतांबर का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास में त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि मानी तीन, नेत्र मानी आँखों वाला या नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला कौन होता है, शिव। ये इसके क्या है, लक्षण, और लक्षण के आधार पर ये हमें तीसरा अर्थ निकलेगा। त्रिनेत्र शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर होता है, श्री गणेश का। अगला है गजानन, गज प्लस आनन, गज मानी होते हैं हाथी के समान, आनन मानी मुख जिसका है, सिर जिसका, जिसका सिर किसके समान है, गज यानी हाथी के समान, गणेश। अगला है चंद्रधर, चंद्र मानी चंद्रमा, धर मानी धारण किए हुए है, जिसने चंद्रमा धारण किए हुए है, ये इसका लक्षण बता रहा है। यहाँ बहुब्रीहि पढ़ रहे हैं, बहुब्रीहि में लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ निकालना है, और लक्षणों के आधार पर जहाँ हमें अर्थ निकाल रहे हैं वहीं बहुब्रीहि समास होगा। चंद्रधर यानी चंद्र जिसने, धर मानी धारण कर रखा है, किसने धारण कर रखा है, शिव ने। शिव ने अपनी जटाओं में किसको धारण कर रखा है, चंद्रमा को धारण कर रखा है। अगला ऐसा ही हमारे पास में तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था, ट्रिक के आधार पर हम देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का लोप होता है, और प्रथम पद गौण होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका द्वितीय पद प्रधान होगा, साथ में दोनों पदों के मध्य विभक्ति या कारक का लोप होगा, विभक्ति या कारक का लोप, द्वितीय पद प्रधान। चिड़ी मार, उदाहरण हम इसका देख रहे हैं तत्पुरुष समास का, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। यहाँ चिड़ी मार, चिड़ी और मार के बीच में को का लोप हो रहा है, और कर्ता ने कर्म को, कारक है हमारे पास में कर्म, कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को, चिड़ी को मारने वाला, यहाँ को का लोप हो रहा है, और जहाँ को यानी कारक या विभक्ति का जहाँ लोप होगा वहाँ तत्पुरुष समास होगा। द्वितीय उदाहरण रेल यात्रा, तत्पुरुष समास में दोनों विभक्तियों में, दोनों पदों के मध्य विभक्तियों का लोप होगा। रेल यात्रा, रेल
से यात्रा, रेल से यात्रा, किसका लोप हो रहा है? से का लोप हो रहा है। इसके मध्य किसका लोप हो रहा है? से का। और से क्या है? कारक है या विभक्ति, इनके मध्य से का लोप। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला, यहाँ किसका लोप हो रहा था? के लिए का लोप हो रहा है। और जहाँ इन कारक चिन्हों का या विभक्तियों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अगला है नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, से का लोप हो रहा है यहाँ, नेत्र से हीन, किसका लोप हो रहा है? से का लोप हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास में मतदाता और मतदाता, मत का दाता, मत का दाता, दाता मानी होता है देने वाला, किसको? क्या? मत देने वाला, मत का दाता। कर्मधारय समास में हम देख रहे हैं कर्मधारय जो समास है उसकी जो पहचान है हमारी कर्मधारय समास में ट्रिक के आधार पर पहचान जो है वो है जो या के समान, दोनों पदों के मध्य प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद द्वितीय पद, दोनों पदों के मध्य है जो या के समान का लोप होगा। देखो जैसे है जो या के समान, ये जो दोनों पद है जो या के समान का लोप होगा दोनों के मध्य। देखो कैसे? मह ऋषि, हमारे पास उदाहरण है मह ऋषि, महान है जो ऋषि, जैसे महान, महान है जो ऋषि, किसका लोप हो रहा है जो का लोप हो रहा है, महान है जो ऋषि। अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अगला उदाहरण है लोह पुरुष, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोह पुरुष मानी लोहे के समान, लोहे के समान पुरुष, किसका लोप हो रहा है? के समान का लोप हो रहा है, के समान का लोप हो रहा है यहाँ। मृग नैनी, मृग और नैनी, मृग नैनी, मृग मानी होता है मृग के समान नैनो वाली, मृग के समान, के समान नैन, नैनो वाली, यानी कि जिसकी आंखें मृग यानी हिरण के समान है। चंद्र वदन, चंद्र वदन यानी चंद्रमा के समान वदन वाली, चंद्रमा के समान वदन, चंद्रमा के समान वदन, चंद्रवदन। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास को देखिए, अगर हम इसको खोल के हम लिखेंगे इसको जिस तरीके से, तो इसमें आएगा द आधा और वी और गु। समास को लिखने में, अगर शब्द को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आए तो द जो होता है वो हमेशा आधा होता है, जो वह हमें आधा दिख रहा है वो पूरा होता है द्विगु समास। यहाँ द्विगु समास की हमारी जो पहचान थी अब तक द्विगु द्वंद्व में, इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा, पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इस समास की। जैसे पंजाब, पंज मानी पाँच, आबो मानी नदियों का, पांच नदियों का जो समूह होगा वो पंजाब कहलाता है। और वो किस उदाहरण किसका होता है? द्विगु समास का। पंच मानी पाँच, आबो मानी होता है आबो यानी नदियाँ, पांच नदियों का समूह है, क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। अगला है नवरात्रा, नव मानी होते हैं नौ, रात्र मानी होती हैं रातें, नौ रातों का समूह, नौ रातों का समूह है, नौ रातों का समूह है नवरात्र। यहाँ पाँच आ रहा है संख्या आ रही है, यहाँ नौ आ रहा है ये भी संख्या आ रही है।
अगला है शताब्दी। शत मानी होते हैं 100, शत मानी कितने होते हैं 100, यानी कि 100। 100 के शत प्लस आब्दी, आब्दी माने होता है वर्ष। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी। यानी कि यहाँ भी पहला पद क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। अगला है अठन्नी। अठन्नी का मतलब होता है कि 8 आनों का समूह है। मुद्रा है ये, प्राचीन काल में चलती थी। 8 आनों का समूह, यानी पहला पद यहाँ भी क्या आ रहा है हमारे पास में? पहला पद यहाँ भी संख्या आ गई। अगला है छमाही। 6 प्लस माही, 6 माही, 6 माह, माह मानी महीने, 6 माह मानी महीने। 6 माहों का समूह, 6 माह का समूह, 6 माह का समूह। यहाँ 6 क्या हो गया? संख्या हो गई। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों पदों के मध्य और अथवा या का लोप होगा। जैसे यहाँ पे और, अथवा, या इत्यादि शब्दों का, इत्यादि जो शब्द हैं इनका दोनों पदों के मध्य से लोप होगा। जैसे उदाहरण देख रहे हैं माता पिता, दोनों के बीच में से माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, माता और पिता। यहाँ बीच में किसका लोप हो रहा था? और का लोप हो रहा था। अगला उदाहरण है घास फूस। घास और फूस, घास और फूस, इसमें किसका लोप हो रहा था? और का लोप हो रहा था। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, इसी को हम देखेंगे शीत या उष्ण, या शीत अथवा उष्ण भी हो सकता है ये, ठीक है। अगला है धर्म अधर्म। धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। यहाँ किसमें या का लोप था? यहाँ अथवा का लोप है। अगला है गुण दोष। गुण अथवा दोष, गुण अथवा दोष, ठीक है। यहाँ गुण अथवा दोष में अथवा आ रहा है। इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, गुण या दोष, द्वंद्व समास। इस प्रकार से द्वंद्व समास के उदाहरण थे कुछ। ये आपको समास जो था, यहाँ समास का जो टॉपिक है हमारा, ये यहीं ख़त्म होता है। आशा करूँगा आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस तरीके से ये अच्छा लगा। थैंक यू।